दोस्तों, जब भी हम किसान की बात करते हैं जो कि हमारे लिए दाल रोटी जैसी बुनियादी चीजें पैदा करता है, तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्स उभरता है। वो काफी संघर्ष कर रहा है और काफी परेशान है। लेकिन आज कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने तकनीक का सहारा लेकर अपनी जिंदगी बिल्कुल बदल ली है और दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। तो चलिए आज मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा कि किसान ने किस तरह तकनीक का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को बदला है हमारे इस खास प्रोग्राम जय किसान में। चलिए मेरे साथ खतेपुरा गांव में। दर्शकों, भारत एक कृषि क्रांति तो देख चुका है, लेकिन दूसरी क्रांति तभी आएगी भारत में जब भारत का किसान तकनीक का इस्तेमाल करना आरंभ कर देगा। तो इसीलिए आज हम आए खतेपुरा गांव में एक किसान से मुलाकात करने जो कि तकनीक का भरपूर मात्रा में अपनी खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए दर्शकों, आप सभी को मेरे चारों ओर हरी भरी फसल दिख रही होगी और ये फसल हो रही है तकनीक के इस्तेमाल से, और वो तकनीक है शेड नेट। और इस तकनीक को इस्तेमाल में लेने वाले जो किसान हैं वो हैं राम कल्याण जी। राम कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राम कल्याण जी, ये जो आप तकनीक इस्तेमाल में ले रहे हैं शेड नेट, इसके बारे में जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे। ये हमारा शेड नेट फार्म हाउस है जी। इसमें हमें वेजिटेबल सब्जियाँ करते हैं जी। जो बूंद बूंद सिंचाई से होती है। जी। बेड बना के जी। नर्सरी तैयार करके इस बेड के ऊपर ड्रिप्स में पौधे लगाते हैं। लेकिन अगर राम कल्याण जी मैं आपसे बात करूं तो ये शेड नेट जो लगाया है हरे रंग का नेट, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? खेती तो हम बिना नेट के भी कर सकते हैं। नहीं, इससे ये वेजिटेबल सब्जियाँ हैं जो बाहर नहीं होती, अच्छा, आपका कहना खुले है नहीं होती है ये, मान लो। अच्छा, ये वो सब्जियां हैं जो कि खुले में पैदा नहीं होती है, मौसम के प्रतिकूल, मौसम के प्रतिकूल सब्जियां हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं आपने आपके इसके? हमने कोपची लगाई है, अच्छा। लेट्स लगाया है, अच्छा। ब्रोकली लगाया है, अच्छा। जुगनी लगाया है, अच्छा। बेसिल लगाया है, अच्छा। विदेशी धनिया लगाया है। अच्छा। तो कितने टाइम से खेती कर रहे हैं आप ये शेड नेट की? शेड नेट के हमारे 8 साल से खेती हो रही है। 8 साल से खेती कर रहे हैं। तो इतने समय से आप खेती कर रहे हैं, तो किसके थ्रू आपको मालूम चला था कि शेड नेट खेती करके मैं जो बाहर की फसलें हैं वो भी यहाँ पे उगा सकता हूँ? अब मैं इस विदेशी सब्जियों का टीवी में ऐड देखते रहते हैं जी। जो हमारे अंकल जी है एग्रीकल्चर में जी। उन्होंने बताया कि ऐसी सब्जियां हमारे घर पर ही क्यों न लगा ली जाए। अच्छा। हम इसके खेती करने लग जाए। अच्छा। तो उसके आधार पर हम जुड़ गए। तो हमें आगे से आगे फ़ायदा होता गया। तो हम सब काश्तकार गांव के आगे से आगे बढ़ते गए, सब इसमें इंटरेस्ट लेने गए। तो मुनाफा या मान लो पहले की बजाय डबल होने लग गया। डबल होने लग गया। तो अगर मैं बात करूं तो कितना मुनाफा होता है अब आपको, आप जो नॉर्मल खेती करते थे उसमें, और ये जो तकनीक का आपने इस्तेमाल किया है खासतौर पर अपनी खेती में ये शेड नेट्स लगाकर, तो इससे ये मान लो पहले हमें ये 4 बीघा का नेट है, शेड नेट है। इसमें पहले इतनी ज़मीन में हम खेती करते थे ना, बाहर में टमाटर या मान लो मिर्ची हुई, गेहूँ हुई, तो 20-25 हज़ार रुपये की होती है। आज ये फसल ये मान लो 80 से 1 लाख रुपए तक की हो जाती है विदेशी शेड नेट के अंदर। तो जो जुगनी की प्रोक है, ब्रोकली की है, बेसिल की है, लेट्यूज की है, पोप चाहिए है, तो ये ना हमें ऑर्डर के अनुसार ये अलग अलग तरह की सब्जियां बाती है। अच्छा, अगर मैं इस खास तौर पर सिर्फ इस शेड नेट की बात करूं तो कितनी तरह की सब्जियां आपने उगा रखी होगी इस पूरे शेड नेट में? शेड नेट में हम 15 तरह की सब्जियां है। 15 तरह की सब्जियां? हाँ जी। और इन सब्जियों का अगर मैं विकास बोलूं तकनीक के इस्तेमाल से खास तौर पर, तो आराम से उग पाती है सब्जियां? नहीं, आराम से उग पाती है। इन्हें वो वातावरण मिल जाता है? हाँ, वातावरण मिल जाता। अच्छा। सर्दी से बचने के लिए शेड नेट लगा रखे है, धूप से बचने के लिए शेड नेट है। राम कल्याण जी, इसके अलावा आप कहाँ कहाँ तकनीक का इस्तेमाल लेते हैं खेती में? हम इसके अलावा 2-4 तो शेड नेट लगे हुए हैं, हमारे ग्रीन हाउस भी लगे हुए हैं। चलो मैं आपको ग्रीन हाउस के बारे में दिखा दूँ और उसमें खेती हो रही है जो भी बता दूँ।
चलिए राम कल्याण जी ग्रीन हाउस की तरफ चलते हैं। जैसा कि दर्शकों हमने आपको बताया था कि राम कल्याण जी हमें लेकर आने वाले थे ग्रीन हाउस में, और अभी हम मौजूद हैं ग्रीन हाउस में। तो चलिए चलते हैं राम कल्याण जी के पास और जानते हैं कि ग्रीन हाउस का क्या महत्व है तकनीकी रूप से। ग्रीन हाउस का ये है कि तो बारिश का पानी आता है ना, उससे फसल खराब नहीं होती। वो साइड में होद बने हुए हैं, डायरेक्ट ऊपर का पानी होद में चले जाता है, फिर आगे के उसमें पिलाई में काम ले लेते हैं। तो एक तो पानी की बचत वो है, और एक बारिश के पानी से बीमारियां लगती है ना, वो बीमारी भी नहीं लगती और फसल भी अच्छी तरह रहती है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ग्रीन हाउस में जो पौधे लगाए जाते हैं, ये पौधे किस तरह लगाए जाते हैं? पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं प्लास्टिक करेट्स में। अच्छा। फिर करेट्स में से उगने के बाद 4-4 पत्ती हो जाती है ना। अच्छा। जब बैड पर ड्रिप में पानी दे के और फिर बेडों पर लगाते हैं। तो इसे बेड कहा जाता है, ये जो आप हाँ, ये है ना, ये बेड ही है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो प्लास्टिक कैरेट्स की मुझे बात बताई, उन प्लास्टिक कैरेट्स में आप सीधे बीज डालकर पौधा तैयार करते हैं, किस तरह क्या करते हैं? हम उसमें पहले आधे खाने होते हैं, उसमें एक में 104 खाने होते हैं, तो उसमें आधा खाने में वो कोकोपीट डाल देते हैं। अच्छा, कोकोपीट क्या? कोकोपीट खाद आता है वो एक तरह से। अच्छा। तो उसमें फिर आधी बीज डाल के फिर आधी भर के उसको रख देते हैं 5-7 दिन। फिर बीज अंकुरित हो जाता है ना, जब हम उसको एक एक करेट फैला देते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, तो वो पौध लगाने लायक हो जाते हैं ना। तो करेट्स में से एक एक खाने में से काट के उसको बेड पर डाल देते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो ये जितने भी पौधे लगे हैं यहाँ पर, तो ये सारे पौधे उसी तरह लगाए गए हैं? हाँ जी। कैरेट्स में से पौधे बनाकर बीज लगाकर? करेट्स में से एक एक लगा के और एक एक लाइन की लाइन पंक्ति वाई लगाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने तरह के पौधे लगे होंगे, कौन कौन सी अलग अलग फसलें लगी हैं? यहाँ इस ग्रीन हाउस में 10 तरह के पौधे हैं। 10 तरह के पौधे हैं? हाँ, ब्रोकली है। अच्छा। स्ट्रॉबेरी है। अच्छा। पोप चाहिए। अच्छा। जुगनी है। अच्छा। वेसिल है। अच्छा। लेट्यूज है। पोप चाहिए। अच्छा। अरे कलर कैप्सिकम मिर्ची है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा राम कल्याण जी, कि मैं यहाँ पर ऊपर देख पा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो पाइप से लगे हैं कुछ, ये किस काम में आते हैं? ये फोगर है। अच्छा। तो अधिक गर्मी पड़ती है ना, तो ये फोगर चलाते पानी देते हैं। तो ये धुंध होती है ना अपने कोरा टाइम में, तो वैसे चलते हैं। तो ये वातावरण गर्म होता है ना, उसको ठंडा कर देते हैं। इससे फसल जैसे कि जैसे तापमान में जलती नहीं है जी। तो ये आपका ये कहने का मतलब है कि डबल पानी दिया जाता है, ऊपर से भी फॉगर के थ्रू भी और ये ड्रॉप सिस्टम से भी? नहीं, ड्रिप सिस्टम में तो पेड़ में दिया जाता है। अच्छा। और फोगर से वातावरण को समान किया जाता है। अच्छा। टेम्परेचर को कम किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है। ये तकनीक का आपने जिस हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो उपयोग किया है, हाँ, ये थर्मामीटर अनुसार करते हैं भाई, उसमें टेम्परेचर का पता चल जाता है। ग्रीन हाउस में थर्मामीटर लगा होता है। अच्छा। उसके अनुसार अगर ज़्यादा टेम्परेचर पहुँच जाता है ना, तो हम फोगर चला के उसको समान लिमिट रखते हैं। राम कल्याण जी, पहले अक्सर माना जाता था कि जो किसान है वो उसी ढर्रे पर चलता है, जैसे आज तक कई सालों से चलता आया है। पहले हमारे भी यही था, हम धीरे धीरे जुड़ने लगे ना। तो हर किसान पहले ये मान लो 70% उसी आधार पर चलते थे, भेड़ चाल उसको बोलते हैं, भेड़ चाल। तो अब उस चाल को छोड़ के धीरे धीरे सब ड्रिप सिस्टम के जुड़ गए। तो अब 30% रह गए बिगर ड्रिप वाले, और 70% लोग बाग सभी ड्रिप से खेती करने लगे। ड्रिप ही नहीं, ड्रिप के अलावा भी मतलब आपने तकनीक का इस्तेमाल किया है? तकनीक का इसमें हम लेटूज, ब्रोकली, VIP वेजिटेबल सब्जियां करने लगे। चाइनीज सब्जियां, कलर कैप्सिकम मिर्ची है, लेटूज है, ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरी है। दर्शकों, पानी खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर खेतों में पानी देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए चलिए आइए चलते हैं, राम कल्याण जी से बात करते हैं और जानते हैं कि राम कल्याण जी ने अपने खेतों में पानी देने के लिए
कौन सी तकनीक का सहारा लिया है? हम खेतों में पानी देने के लिए ये बेंचुरी, ये फिल्टर सिस्टम लगा रखा है। तो यहाँ मोटर से पानी आएगा, तो ये फिल्टर है, ये फिल्टर है। फिल्टर में पानी के साथ जो माटी आएगी जो फिल्टर में रह जाएगी, और फिर पानी बेंचुरी से जाएगा। बेंचुरी में ये नलकी है, इससे खाद घोल के बेंचुरी के माध्यम से खेत में सप्लाई कर देंगे। तो उससे ये फ़ायदा है, खुले में ये मान लो 50 किलो खाद लगता है, तो बेंचुरी से वो ही 5 किलो खाद देंगे, उसमें 50 किलो के बराबर काम करेगा, और पैसे की भी बचत होगी और खाद भी बचेगा। जी, अगर राम कल्याण जी आपसे जानना चाहूँ इसकी लागत की, इसमें लागत कितनी आती है इस पूरे संयंत्र को स्थापित करने में? इसमें 7,500-8 हज़ार की लागत आती है इस फिल्टर में, जो ये मान लो कि एक ही सीजन में खाद में बचत हो जाती है हमारे। अरे इसके माध्यम से लिक्विड दवाई है ना जो जड़ों में देते हैं, वो भी इस वेंचुरी के माध्यम से ही दे देते हैं। जी, अगर मैं राम कल्याण जी आपसे जानना चाहूँ, अगर कोई संयंत्र नहीं लगाता है पानी देने के लिए अपने खेतों में, तो उसे क्या क्या लाभ नहीं होंगे? उसके ये मान लो कि ये लाभ नहीं होगा, उसके ये मान लो पानी की बचत नहीं होगी, खेत का खर्चा बढ़ेगा, पैदावार कम होगी, फसल अच्छी तरह नहीं होगी। जी, कितना पानी बचत किया जा सकता है इन संयंत्र को लगा? इससे 75% पानी बचत किया जा सकता है। ये मान लो आप खुले में 2 बीघा में खेती करते हो ना, तो बेंचुरी के माध्यम से आप ड्रिप के माध्यम से 10 बीघा में खेती कर सकते हो। चलिए तो राम कल्याण जी चलते हैं आपके खेतों की तरफ और देखते हैं कि और कहाँ कहाँ आपने तकनीक का सहारा लेकर आप खेती कर रहे हैं। दर्शकों, अभी मैं खड़ा हूँ टमाटर के खेत में। अक्सर हमारी थाली में टमाटर देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि टमाटर कहाँ से आए, किसान किस तरह उन्हें बोता है अपनी ज़मीन में, और किस तरह वो हमारी थाली तक, हमारे घरों तक और बाज़ारों तक पहुँचते हैं। तो हमारे साथ राम कल्याण जी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। राम कल्याण जी, आप टमाटर के बारे में मुझे बता रहे थे, ये जो टमाटर की आपने खेती की है और ख़ासतौर पर हाइब्रिड टमाटर है, तो किस तरह आप इन्हें उगाते हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। हम पहले नर्सरी डालते हैं इसको क्यारियों में। अच्छा। या बेड पर भी। अच्छा। फिर हम इस पर मैड बनाते हैं, बेड उसको बोलते हैं बेड। बेड पर ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई की नलकी डालते हैं पहले, फिर मर्चिंग डालते हैं। तो मर्चिंग डाल के फिर इनमें पुट पुट के छेद काटते हैं, फिर पौध रोप देते हैं। तो उसमें खरपतवार भी नहीं उगेगी और लेबर की बचत भी होगी और माल भी ज़्यादा आएगा, तो मुनाफा भी होगा। अच्छा, तो ये जो पन्नियाँ टाइप सी मुझे दिख रही है यहाँ पर, तो ये जो पन्नियाँ हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मर्चिंग कहते हैं। अच्छा, यही है मर्चिंग जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो पानी ज़्यादा ना लगे उसके लिए आपने बूंद बूंद सिंचाई का कंसेप्ट लिया है खेत में। तो ये बूंद बूंद सिंचाई का कंसेप्ट आप कब से काम में ले रहे हैं? हम 10 साल से काम ले रहे हैं। अच्छा, तो खास तौर पर इस खेत के लिए नहीं है, आपके जितने भी खेत है, आपने जो जो फसल लगा रखी है खेतों में, सबके लिए आप बूंद बूंद सिंचाई ही काम में लेते हैं? आप सब में बूंद बूंद सिंचाई लेते हैं, केवल गेहूं को छोड़ के। अच्छा, सिर्फ गेहूं को छोड़ के? गेहूं को फुहारे लेते हैं काम में। अच्छा, नहीं, बाकी सब सब्जी में बूंद बूंद सिंचाई। इसमें 4 लीटर के बजाय 1 लीटर पानी में ही काम हो जाता है। अच्छा, मतलब पानी की भी आप काफ़ी बचत करते हैं और तकनीक का इस्तेमाल आपने किया है, और पैदावार भी ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आपके ये जो देसी टमाटर लगे हैं दूसरे खेत में, और यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर है, देसी टमाटर और हाइब्रिड टमाटर जब दोनों बाजार में जाता है बिकने के लिए, तो क्या अंतर देखने को मिलता है? देसी टमाटर है, ये मान लो बाजार में 15 रुपए किलो बिकेगा ना। अच्छा, तो हाइब्रिड टमाटर के लेने वाला ग्राहक है ना, वो हाइब्रिड पर ये नंगे जाएगी, इसमें चमक ज़्यादा होती है। जी तो ये 20 रुपए किलो बिकेगा जी। और अगर मैं तकनीक की बात करूं, आपने मुझे 2 तकनीकें बताई, एक तो बूंद बूंद सिंचाई वाली और एक और ये जो आपने पन्नी लगाई है, क्या कहते हैं इसे? मर्चिंग। मर्चिंग और बूंद बूंद सिंचाई जो तकनीक आप काम में ले रहे हैं खेती में, इससे कितना फायदा हो रहा है खेती में आपको? इसमें हमारे को 70% फायदा हो रहा है। अच्छा, लोकल टमाटर ये मान लो 50,000 के हो ना, तो उसी जमीन में 80,000 के टमाटर है वो। 80,000, 10,000 का आपको तकरीबन फायदा हो रहा है हर फसल में। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह तकनीक का प्रयोग करके खेती की जा सकती है। तो अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद राम कल्याण जी अपने और भाई बंधुओं को बताएंगे कि किस तरह तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है खेती में।